हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज देखते हैं क्लास 10th के साइंस से चैप्टर फर्स्ट पार्ट 3 को, जिसमें न्यूमेरिकल भी है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। Mahendra Singh Dhoni and Virat Kohli are sitting at a distance of 1 meter from each other. Their masses are 75 kg and 80 kg respectively. What is the gravitational force between them? ठीक है, अभी देखिए डिस्टेंस बिटवीन देम आर से डिनोट होता है। आर इज इक्वल टू 1 मीटर, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर का। M1 महेंद्र सिंह धोनी का मास कितना है 75 kg, मतलब M1 इज इक्वल टू 75 kg। विराट का मास कितना है 80 kg, M2 इज इक्वल टू 80 kg। एंड G इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमने देखी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अभी न्यूटन्स लॉ हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ F इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। अभी देखिए F इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ महेंद्र 75 इंटू मास ऑफ विराट 80 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम 1। देखिए ये यूनिट सारे SI यूनिट में ही होना जरूरी है। अगर डिस्टेंस सेंटीमीटर में दिया हो या किलोमीटर में दिया हो तो उसे मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, और ये भी मास जो है वो किलोग्राम में होना चाहिए। अगर ग्राम में दिया है तो उसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, अपॉन 1 स्क्वायर न्यूटन, तभी आंसर जो है वो न्यूटन में आएगा। फाइनल आंसर इज इक्वल टू 4.002 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। अभी देखिए ये वैल्यू बहुत ही छोटी सी है, 10⁻⁻7 मतलब 0.7 बार 0 के बाद 4002 न्यूटन। तो द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन महेंद्र एंड विराट इज 4.002 इंटू 10⁻⁻7 Newton. This is a very small force. If the force of friction between Mahendra and the bench on which he is sitting is 0, then he will start moving towards Virat under the action of this force. देखिए बेंच पर जो बैठा है महेंद्र, उस बेंच के और महेंद्र के बीच में भी फ्रिक्शनल फोर्स है जो अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा एक्टिंग फोर्स के अपोजिट दिशा में काम करते रहता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण भी महेंद्र वहीं पर रुका हुआ है और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ वो भी हिलने नहीं दे रहा महेंद्र को। तो दिस इज अ वेरी स्मॉल फोर्स। पहले ही ये छोटा फोर्स है, बहुत ही छोटा, उसमें से फ्रिक्शनल फोर्स आ गया उसे अपोज करने के लिए और उसे न्यूट्रलाइज करने में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ भी आ गया। इस कारण महेंद्र और विराट एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, दो देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। This is a very small force. If the force of friction between Mahendra and the bench on which he is sitting is 0, then he will start moving towards Virat under the action of this force. We can calculate his acceleration and velocity by using Newton's laws of motion. Newton's laws of motion की मदद से हम उनका acceleration एक दूसरे की तरफ और velocity of moving वो भी calculate कर सकते हैं। In the above example, example 2, Assuming that the bench on which Mahendra is sitting is frictionless. समझ लीजिए उन्होंने बोला है कि frictionless है वो bench on which Mahendra is sitting is frictionless. Starting with 0 velocity, what will be Mahendra's velocity of motion towards Virat after 1 second? Will this velocity change with time and how? आंसर देखते हैं। फोर्स ऑन महेंद्र F इज इक्वल टू 4.002 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है एग्जाम्पल 1 में। महेंद्र's मास 75 kg। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स ऑन द महेंद्र M इज इक्वल टू 75 kg, F इज इक्वल टू ma, ये हमें पता है। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार F इज इक्वल टू ma, ये हमें पता है। तो ये m उधर ले जाएंगे हम इक्वल टू के दूसरे साइड को, तो a इज इक्वल टू F बाय m ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, अभी वैल्यूज रखते हैं हम,
4.002 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 75 मास दिया है महेंद्र का 75 इज इक्वल टू 5.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन, महेंद्र का एक्सेलरेशन। यूजिंग न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट महेंद्रस वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड। देखिए न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन क्या है ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन और t है टाइम। अभी देखिए इनिशियल वेलोसिटी 0 बोला है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। एज महेंद्र इज सिटिंग ऑन द बेंच हिज इनिशियल वेलोसिटी इज 0, u इज इक्वल टू 0। एज्यूमिंग द बेंच टू बी फ्रिक्शनलेस, v इज इक्वल टू 0, अभी u की जगह पर 0 रखा। a कितना है अभी हमने फाइंड आउट किया, 5.34 इंटू 10⁻⁹ इंटू t 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 5.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड। महेंद्रस वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड विल बी 5.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड। ये सारे यूनिट्स आपको ठीक से याद रखने हैं और ठीक से लिखने हैं। दिस इज एन एक्सट्रीमली स्मॉल वेलोसिटी, ये बहुत ही छोटी सी वेलोसिटी है। द वेलोसिटी विल इंक्रीज विद टाइम बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी में चेंज जिसे होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे भी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन। The acceleration will also not remain constant because as Mahendra moves towards Virat, the distance between them will decrease। देखिए ये acceleration भी constant नहीं रहेगा उन दोनों के बीच का। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे महेंद्र और विराट के बीच में डिस्टेंस कम होता जाएगा वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी बढ़ता जाएगा, f भी बढ़ता जाएगा डिस्टेंस कम होते होते और a भी बढ़ता जाएगा। द एक्सेलरेशन विल ऑल्सो नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट बिकॉज एज महेंद्र मूव्स टुवर्ड्स विराट द डिस्टेंस बिटवीन देम विल डिक्रीज कॉजिंग एन इंक्रीज इन द ग्रेविटेशनल फोर्स thereby increasing the acceleration as per Newton's second law of motion। ठीक है, use your brain power। Assuming the acceleration in example 2 above remains constant। देखिए समझ लीजिए, अभी इन्होंने बोला है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, ऐसे समझ लीजिए एग्जांपल 2 में। तो हाउ लॉन्ग विल महेंद्र टेक टू मूव 1 सेंटीमीटर टुवर्ड्स विराट। 1 सेंटीमीटर से मूव होने के लिए विराट की तरफ कितना समय लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहां पर पूछा गया है एज्यूमिंग द एक्सेलरेशन इन एग्जांपल 2 अबव रिमेन्स कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहने वाला है 5.34 इंटू 10⁹ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन किया कितना फाइंड किया है हमने, 5.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ लॉन्ग विल महेंद्र टेक टू मूव 1 सेंटीमीटर टुवर्ड्स विराट। देखिए अभी हम न्यूटन्स सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं यहां पर ये फाइंड करने के लिए। क्या है न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन? न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां पर s क्या है, डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना कवर किया है अंतर, u है इनिशियल वेलोसिटी, t है टाइम प्लस हाफ a है एक्सेलरेशन और t स्क्वायर टाइम का स्क्वायर। हमें पूछा गया है 1 सेंटीमीटर मूव करने के लिए कितना टाइम लगेगा महेंद्र को। तो देखिए s कितना हो गया, s इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, लेकिन बाकी के यूनिट्स मीटर में है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे है, इसलिए हमें इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या है 10⁻⁻² मीटर। देखिए 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
u है 0, इनिशियल वेलोसिटी है 0, एक्सेलरेशन है 5.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए यूनिट्स लिखना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपका एग्जाम्पल गलत भी हो सकता है, इसलिए हमेशा यूनिट्स लिखते जाइए। अभी देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर है तो इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, जनरली मीटर में ही दिया होगा, इसलिए मीटर में ही कन्वर्ट करने की आदत करवा लीजिए, सारे कन्वर्जेंस याद रखिए। ठीक है, अभी ये वैल्यूज हम पुट करते हैं। s की जगह पर 10⁻² इज इक्वल टू 0 इंटू t प्लस हाफ इंटू 5.34 इंटू 10⁻⁹ इंटू टी स्क्वायर। तो ये 0 इंटू टी 0 हो गया। ठीक है, ये 0 इंटू टी 0 हो गया। आगे लिखते हैं, अभी ये आया 10⁻² इज इक्वल टू 2/5.34 इंटू 10⁻⁹ इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये 10⁻² कट गया और यहां पर क्या हो गया 10⁻⁷। ठीक है, ये चला गया, यहां पर 1 आ गया। ये 10⁻² कट गया और इस यहां पर भी 10⁻⁹ का 10⁻⁷ हो गया, तो यहां पर 1 आ गया। 1 इज इक्वल टू 2/5.34 इंटू 10⁻⁷ इंटू टी स्क्वायर। अभी ये जो है ये सब कुछ टी स्क्वायर छोड़कर बाकी सब कुछ ये उस तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, ये तो ये 5.34 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, 10⁻⁷ भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2/5.34 इंटू 10⁻⁷ उधर लेके गए हम, तो ये उल्टा हो जाएगा। 2/5.34 इंटू 10⁻⁷ इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, अभी ये 10⁻⁷ को ऊपर अगर ले गए तो 10⁻+7 हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये 10⁻⁷ ऊपर जाने के बाद 10⁻+7 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/5.34 इंटू 10⁻+7 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अभी क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या करते हैं, ये 10⁻⁷ का एक 0 यहां पर लेते हैं और इसे 20 कर लेते हैं। इससे क्या होगा, ये 10�6 होगा। इसे जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आसान होगा हमारे लिए। ठीक है, अभी देखिए ये एक 0 निकाल लिया यहां पर और ये यहां पर ले लिया, तो 20/5.34 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, एक 10 निकाल लिया 10�7 से, तो 10�6 हो गया और यहां पर एक 0 बढ़ा दिया हमने। ठीक है, तो अभी ये सॉल्व करने के बाद पूरा इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 10⁻³ आएगा, और ये सॉल्व करने के बाद टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमें t निकालना है और यहां पर है टी स्क्वायर, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये सॉल्व करने के बाद आता है t इज इक्वल टू 1935.2825 सेकेंड्स अप्रोक्सीमेटली आता है। ठीक है, मतलब अगर उस एक्सेलरेशन से 1 सेंटीमीटर मूव करना है महेंद्र को विराट की तरफ, तो इतने सेकंड लग जाएंगे 1935.2825 सेकेंड्स। तो 1 सेंटीमीटर मूव करने के लिए इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो देखिए पूरा डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो भी जब फ्रिक्शनल फोर्स 0 होगा तब। इस कारण हम एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डू यू नो, you must be knowing about the high tide and low tides that occur regularly in the sea.
देखिए जो समुंदर किनारे रहते होंगे कोकण में या मुंबई में जो रहते होंगे उनको पता होगा कि दिन में मतलब 24 घंटों में 2 बार समुंदर की लेवल सबसे ज़्यादा होती है और दिन में 2 बार समुंदर की लेवल सबसे कम होती है। इसका कारण क्या है ये हम पता करेंगे अभी। उसे कहते हैं हाई टाइड मतलब लेवल हाई होना और लो टाइड मतलब लेवल कम होना। उसे मराठी में बोलते हैं भरती आणि ओहोटी। The level of sea water at any given location along seashore increases and decreases twice a day at regular intervals. High and low tides occur at different times at different places. अलग अलग जगहों पर अर्थ पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर हाई टाइड्स और लो टाइड्स होते हैं। The level of water in the sea changes because of the gravitational force exerted by the moon. देखिए मून जहां पर है वहां पर अर्थ के मून जहां से सबसे पास है करीब है अर्थ के वहां पर जो समुंदर होता है वो मून की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, देखिए यहां पर जो समुंदर है वो सारा मून की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और अपोजिट साइड का भी अट्रैक्ट होता है। इस कारण यहां पर ऐसा बल्ज तैयार होता है, यहां पर हाई टाइड हो जाती है। और जहां पर दूसरी साइड होती है जहां पर मून सबसे दूर होता है पोल्स पर वहां पर लो टाइड होती है उस समय। देखिए यहां पर सबसे लो लेवल है समुंदर की। अगर मून यहां पर आ जाए, यहां पर महेंद्र का नाम जहां लिखा है वहां पर आ जाए मून तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब यहां पर हाई टाइड आ जाएगी ऐसे और यहां पर लो टाइड आ जाएगी, यहां पर हाई टाइड आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बारे में डिटेल मैंने एक वीडियो शेयर किया है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, तो उसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द लेवल ऑफ वाटर इन द सी चेंजेस बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द मून। मून के ग्रेविटेशनल फोर्स से पानी को अट्रैक्ट करता है वो अर्थ के। वाटर डायरेक्टली अंडर द मून गेट्स पुल्ड टुवर्ड्स द मून एंड द लेवल ऑफ वाटर देयर गोज अप कॉजिंग हाई टाइड एट दैट प्लेस। एट 2 places on earth at 90 degree from the place of high tide। देखिए ये यहां पर से ये हाई टाइड है और यहां से 90 डिग्रीज, ये 90 डिग्रीज पर यहां पर लो टाइड होती है, मिनिमम वाटर लेवल होती है। द लेवल ऑफ वाटर इज मिनिमम एंड लो टाइड्स ऑकर देयर एज शोन इन फिगर 1.6। इसके बारे में ठीक से समझने के लिए, कंसेप्ट आपको क्लियर होने के लिए मैंने एक वीडियो शेयर किया है, वो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। Will the velocity of a stone thrown vertically upwards remain constant or will it change with time? इन्होंने पूछा है अगर हमने कोई पत्थर ऊपर की तरफ फेंका अर्थ से तो क्या उसकी वेलोसिटी कायम रहेगी, सेम रहेगी पूरे उसके जर्नी तक, ऊपर तक पहुंचने तक, टॉप एंड तक पहुंचने तक, क्या वो सेम रहेगी? आपको सोचना है। हाउ विल इट चेंज? अगर चेंज होगी तो वो कैसे चेंज होगी? Why doesn't the stone move up all the time? वो ऊपर ही ऊपर क्यों नहीं चला जाता स्टोन? इसका जवाब तो हमें पता है, अभी हमने देखा कि अर्थ ग्रेविटेशनल पुल से हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। Why does it fall down after reaching a certain height? क्यों वो नीचे गिरता है? क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसे अट्रैक्ट कर रहा है। What does its maximum height depend on? इसकी मैक्सिमम हाइट किस चीज पर डिपेंड रहती है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें आगे चलकर पता करने वाले हैं हम। द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट नियर इट टूवर्ड्स इटसेल्फ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ हर एक चीज को अपनी तरफ खींचती है बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द अर्थ इज सिचुएटेड एट इट्स सेंटर। जैसे कि हमने देखा सेंटर ऑफ मास किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का जिसकी डेंसिटी सेम होती है थ्रू आउट इट, तो उसका सेंटर ऑफ मास जो होता है वो टुवर्ड्स ज्योग्राफिकल सेंटर होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है। ठीक है, सो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द अर्थ इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। समझ लीजिए अर्थ है तो उसके सेंटर की तरफ ग्रेविटेशनल पुल डायरेक्टेड होता है। हर कोई चीज जो है वो अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश करती है। बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एन ऑब्जेक्ट फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स ऑन द अर्थ। तो इस फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के कारण, कोई भी चीज जो हम उससे ऊपर फेंकते हैं वो हमेशा वापस आ जाती है उसके ऊपर, अर्थ के ऊपर। सिमिलरली
When we throw a stone vertically upwards, this force tries to pull it down and reduces its velocity. तो वेलोसिटी इस तरीके से कम होते जाती है धीरे धीरे. जब हम कोई ऑब्जेक्ट स्टोन जब ऊपर फेंकते हैं तब स्टोन को कॉन्स्टेंटली अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, उसके कारण उसकी जो स्पीड है अपवर्ड जाते समय वो धीरे धीरे कम होते जाती है. फाइनली टॉप पर पहुंचती है तब 0 स्पीड हो जाती है और फिर से नीचे आने लगता है स्टोन और तब उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगती है नीचे आते समय. Due to this constant downward pull, the velocity becomes 0 after a while. The pull continues to be exerted and the stone starts moving vertically downward towards the center of the earth under its influence. तो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के कारण, खिंचाव के कारण वो स्टोन अर्थ की तरफ आने लगता है. अभी यहां पर एग्जांपल दिया है, सॉल्व्ड एग्जांपल. Calculate the gravitational force due to the earth on Mahendra in earlier example. पहले जो एग्जांपल दिया था महेंद्र और विराट का, उसमें उन्होंने बोला है ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है. तो मास ऑफ अर्थ दिया है m1, कैपिटल M से भी डिनोट किया जाता है उसे. ठीक है, मास ऑफ अर्थ को कैपिटल M से भी डिनोट किया जाता है. कैपिटल M इज इक्वल टू या फिर m1 इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻24 kg. इतना ज्यादा मास है, देखिए 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम्स. उसके बाद रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है, कैपिटल R से उसे डिनोट किया जाता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स. इतनी ज्यादा रेडियस है, मीटर में है, देखिए ध्यान दीजिए, किलोमीटर में नहीं है, ये मीटर में है. महेंद्र's मास इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 75 kg. अभी कैपिटल G की वैल्यू हमें पता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. Using the force law, the gravitational force on Mahendra due to Earth is given by, this force is 1.83 into 10⁻9 times larger than the gravitational force between Mahendra and Virat. देखिए महेंद्र और विराट के बीच में जितना फोर्स था हमने देखा है, कितना फोर्स था वो देखिए, वो फोर्स था 4.002 इंटू 10⁻7 मीटर, 10⁻7. इतना कम था, इतना छोटा फोर्स था वह, और ये देखिए कितना ज्यादा है. ये फाइंड करने के बाद कितना आता है 733 न्यूटन. तो ये इतना ज्यादा है, कितना 1.83 इंटू 10⁻9 टाइम्स ज्यादा है. इस कारण महेंद्र और विराट एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, बल्कि दोनों अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि अर्थ का ही फोर्स इतना ज्यादा होता है कि बाकी के फोर्स न्यूट्रलाइज हो जाते हैं. एग्जाम्पल 2, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, व्हाट विल बी महेंद्र's वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड इफ ही इज फॉलिंग ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. देखिए महेंद्र की वेलोसिटी 1 सेकेंड बाद क्या होगी, वैसा पूछा है उन्होंने. u इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है. ठीक है, f इज इक्वल टू 733 न्यूटन. महेंद्र's मास m इज इक्वल टू 75 kg. टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड. महेंद्र's एक्सेलरेशन f इज इक्वल टू m है, आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. तो a इज इक्वल टू f अपॉन m इज इक्वल टू 733 अपॉन 75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस at. महेंद्र's वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड v निकालना है, इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 प्लस a एक्सेलरेशन 9.77 इंटू 1 मीटर पर सेकेंड इंटू t, मतलब इंटू 1 इज इक्वल टू 9.77 मीटर पर सेकेंड. दिस इज 1.83 इंटू 10⁻9 टाइम्स महेंद्र's वेलोसिटी इन एग्जाम्पल 2 ऑन पेज 6. ठीक है, तो इतना ज्यादा टाइम्स वो वेलोसिटी है और इतने ज्यादा टाइम्स वो फोर्स है. इस कारण महेंद्र और विराट एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने के बजाय वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. यूज योर ब्रेन पावर. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी दूसरी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है. ठीक है, thus if the earth attracts an apple towards itself, the apple also attracts the earth towards itself with the same force. Why then does the apple fall towards the earth but the earth does not move towards the apple? देखिए एप्पल जो है
उसके कारण अर्थ बहुत ही मिनिमम, मतलब 10⁻⁻16, 10⁻⁻24 इतने टाइम्स थोड़ा सा मूव करती होगी। अभी देखिए, ये समझ लो अर्थ है और ये एप्पल है, तो ये अर्थ जो है वो एप्पल को अपनी तरफ खींच रही है और एप्पल भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है। 10,000 न्यूटन की फोर्स से अट्रैक्ट हो रहा है, तो अर्थ के लिए भी 10,000 न्यूटन का ही फोर्स होगा, लेकिन अर्थ बहुत बड़ी है, उसके लिए उतना फोर्स काफी नहीं है अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन एप्पल के लिए वो फोर्स बहुत ज्यादा है, इसके कारण भी अर्थ अट्रैक्ट नहीं होती एप्पल की तरफ। ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑल्सो एक्ट्स ऑन द मून बिकॉज ऑफ विच इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। सिमिलर सिचुएशन एग्जिस्ट फॉर द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग द अर्थ। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स घूमते हैं अर्थ के आसपास इर्द गिर्द, और मून जो घूमता है अर्थ के इर्द गिर्द, उनको भी अर्थ अट्रैक्ट करती है। द मून एंड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑर्बिट द अर्थ अट्रैक्ट्स देम टूवर्ड्स इटसेल्फ, बट अनलाइक द फॉलिंग एप्पल दे डू नॉट फॉल ऑन अर्थ। वो नहीं गिरते, मून नहीं गिरता अर्थ पर, या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हमारी इसरो छोड़ती है, ठीक है, वो क्यों नहीं गिरते वो देखना है हमें। This is because of the velocity of the moon and the satellites along their orbits. If this velocity was not there, they would have fallen on the earth. अभी समझ लीजिए, ये सैटेलाइट है और ये अर्थ है, तो सैटेलाइट्स और अर्थ या फिर मून और सैटेलाइट जो है अर्थ के इर्द गिर्द ऐसे ऑर्बिट में घूम रहे हैं, समझ लीजिए। तो ये जो वेलोसिटी है, हमने देखा सर्कुलर मोशन, तो ये टैंजेंशियल होती है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है अर्थ का, लेकिन इसको एक बाहर की तरफ भी फोर्स होता है इस वेलोसिटी के कारण, उसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये जो बाहर की तरफ धकेलने वाला फोर्स होता है, जिससे रस्सी टूट सकती है। जब हम कोई ऑब्जेक्ट स्टोन बांधकर रस्सी में अगर घुमा रहे हैं, अगर बहुत ही तेजी से घुमाएंगे हम, तो रस्सी टूट जाती है, तो वैसे ही ये वो रस्सी किस फोर्स के कारण टूटती है, तो ये उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर की तरफ बुलाने वाला फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल मतलब सेंटर से दूर ले जाने वाला फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स जहां पर बैलेंस होते हैं, जब बैलेंस होते हैं दोनों फोर्स, तब सर्कुलर मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज। अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। द अर्थ एक्सर्ट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स नियर इट। ये तो हमें पता चल गया। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी रिजल्ट्स इन इट्स एक्सेलरेशन। देखिए, किसी भी बॉडी पर जब फोर्स एक्ट होता है तब उस पर एक्सेलरेशन तैयार होता है। न्यूटन सेकेंड लॉ हमें पता है। Thus, the gravitational force due to the earth on a body results in its acceleration. This is called acceleration due to gravity. देखिए, जब ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का किसी वस्तु को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, किसी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो उस एक्सेलरेशन को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण वाला एक्सेलरेशन, उसे स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है, एंड इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। कैपिटल जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये स्मॉल जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये फर्क समझ लीजिए। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, हमें पता है। एज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द अर्थ इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ डायरेक्टेड होता है, तो इस कारण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की भी वही डायरेक्शन होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। इस तरीके से वर्टिकली डाउनवर्ड सेंटर की तरफ। ठीक है, अभी ये ठीक से नहीं आया, लेकिन सेंटर की तरफ टुवर्ड्स होता है। ठीक है, थिंक अबाउट इट, व्हाट वुड हैपन इफ देयर वेर नो ग्रेविटी। हम आकाश में उड़ पाते और अर्थ के रोटेशन के कारण जो भी चीजें होती वो बाहर की तरफ फेंकी जाती। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत बढ़ जाता अगर ग्रेविटी नहीं होती तो। व्हाट वुड हैपन इफ द वैल्यू ऑफ जी वॉज ट्वाइस एज लार्ज। अगर जी की वैल्यू दोगुना होती
तो ग्रेविटेशनल फोर्स की भी वैल्यू 2 गुना होती है। अब ये देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ मतलब जिस ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, वो फोर्स जो है वो कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू कैपिटल एम मतलब मास ऑफ अर्थ इंटू स्मॉल एम मतलब मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। तो इसका होता है, उन्होंने क्या बोला है कि अगर कैपिटल जी की वैल्यू अगर 2 गुना हो गई तो क्या होगा, तो एफ की भी वैल्यू 2 गुना हो जाएगी, एफ की भी वैल्यू 2 गुना हो जाएगी। अभी इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्या फर्क पड़ेगा वो आगे चलकर हमें पता चलेगा। वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अभी सरफेस पर कितनी जी की वैल्यू होती है। वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी बाय यूजिंग न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास small m situated at a distance small r from the center of the earth. The law of gravitation gives, देखिए F is equal to capital G capital M into small m upon small r square. M is the mass of the earth. F is equal to small m into small g. देखिए acceleration due to gravity into mass of that object is equal to force. Gravitational force 2 तरीके से लिखा जा सकता है, एक तो ये न्यूटन ने बोला है वो नियम, और F मतलब क्या होता है, फोर्स इंटू एक्सेलरेशन। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें कंसीडर करनी पड़ेगी। F इज इक्वल टू m इंटू जी। तो फ्रॉम 3 and 4 ये इक्वल हो जाएंगे, एम जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो एम एम कट जाएगा, ये एम सेम है तो वो कट जाएगा। G इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। इफ द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड ऑन द अर्थ ऑफ द on the surface of the earth, small r is equal to capital R is equal to radius of the earth. कैपिटल आर रेडियस ऑफ द अर्थ जो है वो कैपिटल आर से डिनोट की जाती है। अगर कोई वस्तु कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर है तो उसका मतलब डिस्टेंस कितना हो गया, अर्थ के रेडियस जितना ही हो जाएगा। Thus the value of g on the surface of the earth is small g is equal to capital G capital M upon capital R square. तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R. द यूनिट ऑफ स्मॉल g इन SI यूनिट्स इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. द मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ आर 6 इंटू 10⁻24 kg एंड 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर रिस्पेक्टिवली, यूजिंग दिस इन 6th इक्वेशन. ये सारे कॉन्स्टेंट्स है। देखिए ये मास ऑफ अर्थ है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, तो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी हमें पता है। तो ये जब सारे वैल्यूज हम पुट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दिस एक्सेलरेशन डिपेंड्स ओनली ऑन द मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर ऑफ द अर्थ, एंड सो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ गिवन पॉइंट ऑन द अर्थ इज द सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स। सभी वस्तुओं के लिए, सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम होता है, उसके मास पर डिपेंडेंट नहीं होता एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जिस ऑब्जेक्ट पर एक्ट हो रहा है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट के मास पर नहीं डिपेंडेंट होता, वो 10 किलो का हो 20 किलो का हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम होगा। कितना होगा, 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो उस ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज पर डिपेंडेंट नहीं रहती। अभी देखिए, कैन यू टेल व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ g स्मॉल g ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इफ इट्स मास वाज ट्वाइस एज लार्ज एंड इट्स रेडियस हाफ ऑफ व्हाट इट इज नाउ। इन्होंने ये पूछा है कि g की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ऑन अर्थ क्या होती अगर इसका मास जो है वो करंट मास के दुगना होता और रेडियस जो है वो आधी होती, हाफ होती। तो देखेंगे हमें क्या मिलता है। देखिए हमें अभी पता है g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए m डैश नए मास को m डैश बोलते हैं। m डैश इज इक्वल टू 2m करंट मास के दुगना, एंड r डैश इज इक्वल टू r/2 आधा। तो नए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को g डैश बोलते हैं। g डैश इज इक्वल टू कैपिटल G, अभी m की जगह पर 2m रखते हैं और r की जगह पर r/2 रखते हैं। 2m
अपॉन r/2 होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 2gm अपॉन r²/4। अभी ये 4 ऊपर चला गया तो 4 गुना 2, 4 गुना 2 8, g डैश इज इक्वल टू 8gm अपॉन r² इज इक्वल टू 8g। ये क्या है, g है, नॉर्मल g। तो 8g मतलब अगर हम मास ऑफ अर्थ ट्वाइस कर दे और रेडियस ऑफ अर्थ हाफ कर दे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो 8 टाइम्स बढ़ जाएगी, 8 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में यहीं पर रुकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ पक्का शेयर कीजिए, अपने स्कूल में भी बताइए, ट्यूशन्स में भी बताइए, सभी जगह पर शेयर कीजिए। और कुछ डाउट्स हो तो कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।